हाय एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, आज मैं आपको टोटल 20 प्रश्न करवाऊंगा साइंस का, जो आपका एनटीपीसी के लिए काफ़ी शानदार प्रश्न होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। अब आपका एग्ज़ाम के लिए बाकी शेष 4 ही दिन रह गया है। उन 4 दिनों में टोटल 4 क्लास आप देख लीजिए। एक क्लास में आपका 20 से 25 मिनट लूँगा। टोटल आप 4 क्लास करते हैं तो उम्मीदतः आपका 15 से 20 प्रश्न आप ऑटोमेटिक बना सकते हो। जब आप पेपर दे करके आओगे 5 तारीख को, 5 जून को, तब आपको पता चलेगा कि मैंने किस टाइप का प्रश्न पढ़ा था, वहाँ किस टाइप का प्रश्न पूछा गया था। हूबहू पेपर जैसा आपको प्रश्न मिलेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने में लगा हुआ है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। यानी कि एनीमिया रोग पूछ रहा है कि किस विटामिन के कमी के कारण होता है। पहले बात हम लोग जानते हैं, एनीमिया को हम लोग कहते हैं अवरक्तता। अवरक्तता, और यह जो होता है अवरक्तता रक्त की कमी के कारण होता है। और इसके लिए दोस्तों 2 विटामिन जिम्मेदार है, जिसको हम लोग विटामिन B9 और विटामिन B12 कहते हैं। अच्छा, विटामिन B9 को हम लोग फॉलिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिक एसिड कहते हैं। फॉलिक एसिड कहते हैं। जबकि विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट कहते हैं। तो एनीमिया के लिए आपका यही 2 विटामिन क्या है, जिम्मेवार है। तो आपका आंसर हो जाएगा A और B दोनों हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में हमको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, एनीमिया रोग जो होता है दोस्तों, यह सबसे अधिक बच्चों में होता है। किसमें होता है? बच्चों में होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, जिन पौधों में संवहन उत्तक नहीं होता है उन्हें डैश डैश तौर पर जाना जाता है। उन्हें हम लोग किस नाम से जानते हैं? जिनमें संवहन उत्तक नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि इसमें क्या होगा कि संवहन उत्तक नहीं है तो जाइलम और फ्लोएम का क्या होगा, अभाव होगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ब्रायोफाइटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए मैं आपको और भी बात बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस बड़े पेज में मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। चलिए, पादप जगत को पुष्प के आधार पर 2 भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर? पुष्प के आधार पर पादप जगत को कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है, पुष्प के आधार पर। चलिए वो 2 भाग कौन कौन है? तो एक को हम लोग कहते हैं अपुष्पभीत पौधा। क्या कहते हैं? अपुष्पभीत पौधा। दूसरा को हम लोग कहते हैं पुष्पभीत पौधा। पुष्पभीत पौधा, ठीक है। अपुष्पभीत को दोस्तों हम लोग इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगेम्स। इसको क्या कहते हैं? क्रिप्टोगेम्स कहते हैं इंग्लिश में। और पुष्पभीत को हम लोग कहते हैं फिनरोगेम्स। इसको क्या कहते हैं? फिनरोगेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनरोगेम्स कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। जो अपुष्पभीत पौधा होता है, इसमें 3 प्रकार के पौधा को शामिल किया जाता है। इसमें 3 प्रकार के पौधा को शामिल किया जाता है। एक को हम लोग कहते हैं थैलोफाइटा। क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। फिर दूसरा को हम लोग कहते हैं ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। फिर अगला को हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। तीसरे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? टेरिडोफाइटा। ये बात आपको याद रखना है। और हाँ, और अब मैं जो आपको बता रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिए। ये थैलोफाइटा जो होता है पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। सबसे बड़ा समूह है। अच्छा, ब्रायोफाइटा को हम लोग क्या कहते हैं? इसको पादप जगत का उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का उभयचर कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। टेरिडोफाइटा दोस्तों, इसको पादप जगत का रेप्टेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का रेप्टेलिया कहते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो यही आपसे राइट आंसर क्या होने वाला था, ब्रायोफाइटा था। तो ब्रायोफाइटा था। तो अगर आपको यहाँ तक अगर बात आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने में, अगला प्रश्न यही था। पहले तो ये देख लीजिए, यही आपसे पूछा था संवहन उत्तक नहीं होता, किसमें नहीं होता? ब्रायोफाइटा में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में यह है, रस संवेदी ग्राही के संसूचन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो रस संवेदी ग्राही के लिए संसूचन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, क्या उत्तरदायी होता है? तो आपको याद रखना है कि रस संवेदी ग्राही टोटल कितना होता है? टोटल 5 होता है। कौन कौन होता है? तो टोटल रस संवेदी ग्राही कितना होता है? 5 होता है। चलिए 5 का हम लोग नाम देख लेते हैं। नाक हो गया। फिर आपको याद रखना है कान,
फिर याद रखना है आँख, फिर आपको याद रखना है जीभ, क्या रखना है जीभ, फिर आपको याद रखना है त्वचा, क्या रखना है त्वचा। तो यही आपका क्या हो गया, रस संवेदी ग्राही है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, और क्या कितना हो गया, 3 1 4, हाँ त्वचा, हाँ 1 5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि रस संवेदी ग्राही के संसूचन के लिए उत्तरदायी होता है, तो क्या उत्तरदायी होगा, तो स्वाद होगा। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। तो अजैविक घटक का कौन उदाहरण नहीं है, तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो हम लोग जानते हैं पर्यावरण के आधार पर 2 प्रकार के घटक होता है। कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर, पर्यावरण के आधार पर होता है, ठीक है। चलिए हम लोग ये 2 प्रकार का घटक कौन कौन होता है। एक होता है जैविक घटक, एक को हम लोग क्या कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं, जैविक घटक कहते हैं। फिर अगला को हम लोग कहते हैं अजैविक घटक, अजैविक घटक। और जैविक घटक में आपका क्या सब होता है, इसमें पेड़ पौधा आ जाएगा, पेड़ पौधा हो जाएगा, फिर उपभोक्ता हो जाएगा, उपभोक्ता हो जाएगा। फिर आपको याद रखना है कि अपघटक होगा, क्या होगा, अपघटक होगा। और अजैविक में क्या आ जाएगा, अजैविक में आपको याद रखना है कि अजैविक में हवा हो जाएगा, मृदा हो जाएगा, फिर प्रकाश आ जाएगा, फिर जल आ जाएगा, फिर तापमान आ जाएगा। तो ये क्या है, अजैविक घटक है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। यहाँ देखिए दवा भी है, हवा भी है, मृदा भी है, प्रकाश भी है, जल भी है, तापमान भी है। तो कौन नहीं है, यहाँ पर आप खोजिए। तो जल तो यहाँ पर है, मृदा भी है, और प्रकाश भी है, यानी सूर्य का प्रकाश भी है। तो हरा पौधा जो आएगा वो जैविक घटक नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर कहीं भी पौधा नहीं लिखाया है। जबकि हरा पौधा क्या हो जाएगा, यह एक जैविक घटक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, तो हरा पौधा ही अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह जैविक है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ चुका है तो हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने में है, हमारे शरीर में वसा का संचायक ऊतक कौन सा है। तो वसा का जो संचायक करता है उसको हम लोग एडिपोज ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, एडिपोज ऊतक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वसामय ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वसामय ऊतक भी कहते हैं। तो एडिपोज ऊतक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वसामय ऊतक कहते हैं, ठीक है। और इससे कुछ और भी प्रश्न आप याद रख सकते हैं। इसी वसामय ऊतक के कारण दोस्तों आपके शरीर पर, किसी शरीर पर क्या होता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ता है। क्या नहीं पड़ता है, झुर्रियाँ नहीं पड़ता है। हमारा त्वचा टाइट रहता है। आप बुढ़ापे में देखे होंगे कि अक्सर बूढ़े लोग का जो चेहरा होता है, उनका जो चमड़ा होता है, झुर्रियाँ पड़ने लगता है। और इसके कारण ही क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति सुंदर दिखता है। क्या दिखता है, सुंदर दिखता है, इसी के कारण। अच्छा, और इसका काम क्या है, तो वसा आपको पता है कि वसा हमको क्या देता है, गर्मी देता है। और ये ठंडी से हमको बचाता है। क्या करता है, ठंडी से कहेगा कि बचाओ हमको कौन सा ऊतक करता है, तो आपको क्या बताना है कि वसामय ऊतक करता है, ठंडी से बचाता है। फिर आपको याद रखना है कि यह मोटापा को बढ़ाता है। आपको पता है कि वसा क्या करता है, मोटा को बढ़ा देता है। तो यह मोटापा को बढ़ाता है, मोटापा को बढ़ाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी राइट था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, प्रजनन की सबसे पुरानी विधि कौन सी है। तो प्रजनन की सबसे जो पुरानी विधि है उसको हम लोग वरण या चयन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए संकरण क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग संकरण पर जान लेते हैं कि यह संकरण क्या होता है। संकरण दोस्तों होता है कि 2 अलग अलग प्रजाति के पौधों को अगर मिला देंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण क्या होता है, दो अलग अलग पौधे को मिलाने पर क्या बनता है, संकरण बनता है। क्या बनता है, संकरण बनता है, इसी को हम लोग हाइब्रिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं इंग्लिश में। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर भी राइट था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रयोग पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में किया जाता है। तो हम लोग जो है सोडियम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पीले लैंप स्ट्रीट लाइट में करते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
सोडियम के बारे में आपको याद रखना, इसको चाकू से काटा जा सकता है। ऐसा कौन सा धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? तो आप क्या बताओगे कि सोडियम है, ठीक है। और ये हवा में याद रखना कि हवा में यह जल जाता है। हवा में जलने वाला धातु कौन है? तो आपको क्या बताना है? सोडियम है। चाकू से कट जाता है, हवा में जल जाता है। और आपको क्या रखना है? पानी में दोस्तों क्या करता है? विस्फोट करता है। पानी में विस्फोट करता है, पानी में विस्फोट करता है। और केरोसिन में शांत रहता है, केरोसिन में सुरक्षित रहता है, केरोसिन में शांत रहता है, यानी क्या हो गया? सुरक्षित रहता है। तो याद रखना कि चाकू से कटती है, हवा में जलती है, पानी में विस्फोट करती है, केरोसिन में रहती है शांत। उस धातु का क्या नाम है भैया? सोडियम नाम है। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बाद बाकी आपको पता ही है, नाइट्रोजन जो हवा में कितना होता है? 78% होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये देखिए आपके सामने में लगा हुआ है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? किस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है? तो आपको याद रखना कि श्वसन में जो होता है, क्या होता है कि ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए श्वसन में दोस्तों याद रखना, यह ग्लूकोज टूटता है। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है। कौन टूटता है? और ये हमको तोड़ करके क्या जैसे ही टूटता है, इसलिए हमको क्या होता है? एनर्जी मिल जाता है। और इसलिए श्वसन जो है अपघटन अभिक्रिया है। श्वसन कौन सा अभिक्रिया है? श्वसन अपघटन अभिक्रिया भी है। यह बात, उसमें ऊर्जा निर्मित होती है और यह अपघटन अभिक्रिया है। श्वसन पूछेगा कैसा अभिक्रिया है? तो श्वसन एक अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है। और आपको क्या रखना है दोस्तों? श्वसन में हम लोग सांस क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए श्वसन जो है यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है। श्वसन क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं, तो इसलिए श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। फिर आपको क्या याद रखना है कि पानी में दोस्तों, पानी में अगर चूना मिला दे, इसका उदाहरण आपको हम लोग देख लेते हैं। तो पानी में दोस्तों अगर हम चूना को मिला देते हैं, पानी में हम लोग क्या मिला दिए? चूना को मिला दिए, तो क्या होगा कि वो गर्म हो जाएगा और क्या निकलेगा? उष्मा निकलेगा ना। इसलिए यह उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्मा बाहर निकलता है, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। और उष्माशोषी अभिक्रिया को उदाहरण क्या है? अब पानी में दोस्तों, पानी में अगर हम लोग क्या मिला दे? ग्लूकोज को मिला दे। क्या मिला दे? ग्लूकोज को मिला दे, तो पानी क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। इसलिए ऐसे अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यह उष्माशोषी का उदाहरण है। किसका है? उष्माक्षेपी का उदाहरण क्या था? पानी में हम लोग क्या मिला दिए? चूना मिला दिए। आप एक काम कीजिएगा, सर्प लीजिएगा। सर्प में जब आप पानी मिला देते हैं तो क्या होता है कि गर्म होगा आपका, तो गर्म हो रहा है तो क्या हो? उष्मा निकल रहा है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ चुका है तो हम लोग चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है वह कौन सा है? तो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है, उस वर्णक का क्या नाम है? तो उसका नाम है, उसका क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड। क्या हो जाएगा? कैरोटीनाइड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है? तो हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है, तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा? क्रियाशीलता धातु की क्रियाशीलता हम लोग याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि सोडियम की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। तो वो कौन सा है? तो के हो जाएगा, सोडियम सबसे ऊपर, फिर पोटेशियम सबसे ऊपर, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर आपका आ जाता है कैल्शियम, फिर आपका आता है मैग्नीशियम, फिर आपका आता है एल्युमिनियम, फिर आपका आता है जिंक, और फिर आपका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह का, चलिए यहीं पे लिख देता हूँ। जिंक आता है, फिर Fe, फिर लोहा हो गया, फिर उसके बाद में Sn हो गया। क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद होना चाहिए। सबसे अधिक इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्रियाशीलता श्रेणी याद होना चाहिए। क्रियाशीलता श्रेणी मैं आपको बार बार बताते रहता हूँ। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है? तो पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, फिर जिंक है, फिर लोहा है, फिर टीन है, फिर उसके बाद में पीबी है, फिर उसके बाद में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर है, फिर उसके बाद में Hg है, ओ सॉरी, तो हाइड्रोजन है। चलिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के नीचे क्या बताया मैंने? Ag बताया,
फिर उसके बाद में Hg, फिर Ag है, फिर Au है, फिर प्लेटिनियम है। तो ये सब आपका क्या है, क्रियाशीलता धातु है जिसका क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। तो ये बात आपको याद रखना है। अच्छा, हाइड्रोजन से जब हम नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन से जब भी हम नीचे आते हैं, ये देखिए, हाइड्रोजन से जब भी हम नीचे जाते हैं यह धातु अभिक्रिया नहीं करता है। तो यह धातु अभिक्रिया नहीं करता है, तो इसलिए आपका इसमें देख लीजिए कि हाइड्रोजन से नीचे क्या क्या सब है। हाइड्रोजन से नीचे देखिए Hg है, Ar है, Au है, Pt है। तो इसमें देख लीजिए कि अब इसके यहाँ वही पूछा है कि विस्थापित कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस में विस्थापित करती है। तो यही Pt जो है विस्थापित नहीं करेगा, क्योंकि यह अभिक्रिया करता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि मैग्नीशियम, Cu, Hg ये तीनों है। तो ये क्रियाशीलता श्रेणी आपको याद होना चाहिए, तभी आपका इस प्रश्न सॉल्व होगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि अगर धातु का अभिक्रिया हम लोग अम्ल से कराते हैं तो आप लोग बताइए क्या बनता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 9वां 10वां से। तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस बनता है और लवण बनता है। क्या बनता है, लवण बनता है। फिर अगर हम लोग अम्ल का प्रक्रिया हम लोग भस्म से कराते हैं, अम्ल का अभिक्रिया हम लोग किससे कराते हैं, भस्म से कराते हैं। तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, लवण और जल बनता है। और यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। जिस प्रश्न के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जितना आप गहराई से पढ़ोगे उतना ही आपको फायदा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन थर्मोसेटिंग बहुलक है। तो थर्मोसेटिंग बहुलक कौन सा है, तो बेकेलाइट आपका राइट आंसर होगा। चलिए, ये थर्मोसेटिंग क्या है, ये एक प्लास्टिक है। दरअसल दोस्तों प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है, प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। अब ये दो प्रकार का कौन कौन हो जाएगा, तो एक को कहते हैं थर्मोप्लास्टिक, दूसरा को हम लोग कहते हैं थर्मोसेटिंग। ठीक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, इसको गर्म करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये मुलायम हो जाएगा। इसको गर्म करने पर क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और यह जो है थर्मोसेटिंग, इसको गर्म करेंगे तो मुलायम नहीं होगा और यह कठोर हो जाएगा। यह गर्म करने पर क्या हो जाएगा, मुलायम नहीं होगा तो क्या होगा, कठोर होगा। और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का कहेगा कि उदाहरण आपको याद रखना है। इसका दो ही को उदाहरण है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। एक को हम लोग कहते हैं बेकेलाइट। क्या कहते हैं, बेकेलाइट कहते हैं, जो आपका यहाँ पर पूछ लिया है। और दूसरा को हम लोग कहते हैं मेलेमाइन। क्या कहते हैं, मेलेमाइन कहते हैं। तो आपको ये दोनों याद रख लेना है, बेकेलाइट और मेलेमाइन। ये थर्मो, जैसे आपका नल हो गया तो उसका देखिए आकार फिक्स है, एक बार वो जैसा आकार में बन गया तो बन गया। तो वो क्या है, वो एक वो एक क्या हो जाएगा आपका, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। और जबकि थर्मोप्लास्टिक में कौन कौन आता है, तो नायलॉन हो जाएगा। इसमें क्या सब आएगा, नायलॉन हो जाएगा, PVC हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अब आपका एग्ज़ाम का समय ज़्यादा दिन रहा नहीं, अंतिम 4 दिन बचा है। अंतिम 4 दिन आप ऐसे पढ़िए कि ताकि आप एग्ज़ाम हॉल में जाए तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ वहाँ से लौटे कि हाँ मैंने इतने प्रश्न को सही कर डाला है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।